Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are doing great with the grace of God Almighty. Once again myself Muhammad Yasin, and today I am going to discuss about my topic, that is vacuoles. In case of vacuoles, we will talk about its definition, its occurrence, structure and finally its functions. Definition. As far as its definition is concerned, we will briefly describe 3 points regarding to वैक्यूल। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर इसकी थोड़ी सी अकरेंस देखेंगे और एंड पे इसके थोड़े से फंक्शन की बात करेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहते हैं कि वैक्यूल एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है एंड इट इज़ फिल्ड विद फ्लूइड, और ये फ्लूइड से भरी हुई है, इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है और ये सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। और इसका जो फंक्शन है, इट इज़ मेजरली और प्राइमरली इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, ये मटेरियल के स्टोरेज में इन्वॉल्व होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ करेंगे कि अ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेली और बॉडी प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स एंड इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। अकरेंस पे आ जाएं। अगर हम अकरेंस के मुतालिक डिस्कशन करें तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा कि क्योंकि हमने डेफिनेशन में कहा कि वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, तो ये बात क्लियर हो गई कि ये यूकैरियोट्स में तो प्रेजेंट होगी जबकि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगी। अब अगर हम यूकैरियोट्स के अंदर फर्दर बात करें तो प्लांट सेल के अंदर सिंगल वैक्यूल पाया जाता है, ऐसे प्लांट सेल के अंदर जो कि फुली डिवेलप्ड हो। फुली डिवेलप्ड प्लांट सेल के अंदर एक ही वैक्यूल होगा और उसका साइज बड़ा होगा। वैक्यूल जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है उसका साइज इतना बड़ा होता है कि वो अप्रोक्सीमेटली सेलुलर सरफेस का 90% स्पेस घेर लेता है। और जब इसका इतना ज्यादा बड़ा साइज होगा तो ये सेल के सेंटर में आ जाएगा, और जब प्लांट सेल के सेंटर के अंदर वैक्यूल आएगा तो ये बाकी जो रिमेनिंग सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर साइटोप्लाज्म आ जाएगी, ऑर्गेनेलीज, इवन दैट न्यूक्लियस, ये उसे फोर्स कर देगा टुवर्ड्स द पेरिफेरी, कोनों की तरफ फोर्स कर देगा। और उसमें क्या होगा, उसके रिजल्ट में ये होगा कि सेंटर के अंदर हमें वैक्यूल नजर आएगा और साइटोप्लाज्म की एक थिन सी लेयर बन जाएगी एट द पेरिफेरल रीजन। अच्छा, और लास्ट में हम ये बात करेंगे कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो परमानेंट होता है, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ सेल हमें वो नजर आएगा। अब इसके कंट्रास्ट में अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो उसके अंदर न्यूमरस वैक्यूल्स पाए जाते हैं, यानी कि मैनी होते हैं, नंबरिंग में काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन इनका स्मॉल साइज होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द वैक्यूल दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल। और थर्ड पॉइंट हम ये कहेंगे कि क्योंकि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल का साइज स्मॉल होता है तो इसके अंदर सेलुलर कंपोनेंट्स जिसके अंदर बाकी ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं प्लस वैक्यूल, ये पेरिफेरल रीजन में होगा, लेकिन सेंटर में एनिमल सेल के केस में हमारे पास न्यूक्लियस पाया जाएगा। और ये टेम्परेरी होते हैं, यानी कि ये वक्तन फवक्तन फॉर्मेशन भी होती रहती है इनकी और ये डिग्रेडेशन भी होती रहती है। ये था हमारे पास अकरेंस। थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे रिगार्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वैक्यूल एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, और यही वैक्यूल अगर प्लांट सेल में पाया गया है तो उसकी आउटर मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और अगर हम इस टोनोप्लास्ट की नेचर की बात करें तो ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जैसा कि हमने सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये बात की थी कि सेल की सरफेस के बाहर वाली मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल होती है। इसका मतलब यह है कि ऐसी मेम्ब्रेन जो कि स्पेसिफिक और पार्टिकुलर टाइप के सब्सटेंसेस को अपने थ्रू ट्रांसपोर्ट होने की परमिशन दे, जबकि बाकी सब्सटेंसेस और मटेरियल्स को अपने थ्रू ट्रांसपोर्ट होने की परमिशन ना दे, उसे हम कहेंगे सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे वो ये कि प्लांट सेल के अंदर स्टार्ट में जब इनिशिएशन होगी उस वक्त इसके अंदर न्यूमरस वैक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे साइज के, लेकिन जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसीड होगी तो ये छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में कोएलिसेंस करके, यानी कि फ्यूज होके, मिलाप करके एक ही वैक्यूल बनाएंगे जो कि सेल का ऑलमोस्ट 90% पार्ट कवर करेगा।
फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे फंक्शंस वैक्यूल्स के। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज के अंदर वैक्यूल्स 4 टाइप के मेजर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नंबर 1, प्रोवाइड्स अ साइट फॉर स्टोरेज। और किस टाइप का मटेरियल स्टोर होगा इसमें? वो वाटर भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स भी हो सकते हैं। मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट से मुराद ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मेटाबॉलिज्म के दरमियान में बनते हैं। इनिशियल सबस्ट्रेट का फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले जो दरमियान में, मिड में, बिटवीन में जो मेटाबोलाइट्स बनेंगे उन्हें हम कहेंगे मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। ये सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि वैक्यूल के अंदर स्टोर होंगे। नंबर 2, रोल इन मेटाबॉलिज्म। वैक्यूल सेल के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करता है। हाउ? कैसे करता है? जैसा कि हमें पता है कि सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसके साइटोप्लाज्म में होती हैं। इस वजह से साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन मेंटेन करना जरूरी है। अब अगर सपोज दैट प्लांट एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जहां पर वाटर कंटिन्यूसली सेल में एंटर हो रहा है, तो डेफिनेटली जब सेल के अंदर वाटर एंटर होगा तो साइटोप्लाज्म डाइल्यूट होगा। अगर साइटोप्लाज्म डाइल्यूट होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वेल परफॉर्म्ड नहीं हो सकेंगी। इस वजह से वैक्यूल एडिशनल वाटर को खुद एब्जॉर्ब करके अपने कंटेंट्स को डाइल्यूट कर लेगा, लेकिन साइटोप्लाज्म को डाइल्यूट नहीं होने देगा। और जब साइटोप्लाज्म डाइल्यूट नहीं होगा तो साइटोप्लाज्म में जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो स्मूथली होते रहेंगे। नंबर 3, प्रोवाइड सपोर्ट एंड टर्जिडिटी टू प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब जैसा कि हमने बात किया कि सेल का एक्स्ट्रा या एडिशनल वाटर वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा, और जब वैक्यूल के अंदर एडिशनल वाटर स्टोर होगा तो वो टर्जिड हो जाएगा, उसके अंदर तनाव आ जाएगा। और हमने इससे पहले कहा कि प्लांट सेल का 90% पोर्शन होता ही उसका वैक्यूल है, तो उसके रिजल्ट में वो टर्जिडिटी, वो तनाव पूरे प्लांट सेल में आ जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट के स्मूथ हर्बेशियस प्लांट्स हो गए, यंग हर्बेशियस पार्ट्स हो गए, उसके अलावा लीव्स आ गई, उसके अंदर ये रिजिडिटी या टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा। एंड पे हम ये कहेंगे कि एनिमल सेल्स के अंदर ये एक्सोसाइटोसिस में असिस्ट करते हैं। कैसे? इसको हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। पिछले टॉपिक लाइसोसोम्स में हमने ये बात की थी कि जैसे ही कोई फूड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन से आकर टच करेगा तो वो फूड वैक्यूल की फॉर्म में सेल में एंटर हो जाएगा। सेल में एंटर होने के बाद क्या होगा? उसके साथ प्राइमरी लाइसोसोम आकर फ्यूज करेगा, जिसके रिजल्ट में सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा, जिसे हम डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं। डाइजेस्टिव वैक्यूल हमने उसे इस वजह से कहा था क्योंकि उसके अंदर उस फूड पार्टिकल की डाइजेशन हुई थी। किसने की थी? एंजाइम्स ने। कौन से एंजाइम्स ने? जो कि प्राइमरी लाइसोसोम में पाए गए थे। अब उसकी डाइजेशन के रिजल्ट में 2 टाइप के पार्टिकल्स बने थे। कुछ बने थे डाइजेस्टिबल पार्टिकल्स जो कि साइज में स्मॉल थे और साइटोप्लाज्म ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, और कुछ बने थे लार्ज पार्टिकल साइज में जो कि अनडाइजेस्टिबल पार्टिकल्स थे। ये अनडाइजेस्टिबल पार्टिकल्स वैक्यूल की मदद से सेल से बाहर सेक्रीट हो गए थे थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। इस वजह से हम कहते हैं कि एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स के अंदर हम डेफिनेशन, अकरेंस, स्ट्रक्चर और सेंट्रियोल्स के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन। सेंट्रियोल की अगर हम डेफिनेशन करें तो उसके अंदर हम ये कहेंगे कि सेंट्रियोल्स ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो कि माइन्यूट होंगे, साइज में छोटे होंगे और अपीयरेंस में सिलेंड्रिकल होंगे, यानी कि सिलेंडर लाइक होंगे, और ये पेड़ की फॉर्म में होंगे। ठीक हो गया? और ये मोस्टली एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। और इनका अगर हम फंक्शन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान जो स्पिंडल अपरेटस बनेगा उसके अंदर इनका रोल है। स्पिंडल अपरेटस को हम इंशाल्लाह डिटेल से सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब कभी भी किसी सेल ने डिवाइड होना होता है तो सबसे पहले वो अपने क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन करता है। डुप्लीकेशन करने के बाद उसके क्रोमोसोम सेल के सेंटर पे इक्वेटर लाइन पर आकर अरेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है एनाफेज, जिसके अंदर ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होकर 2 डिफरेंट पोल्स की तरफ जाते हैं। उसके अंदर इन
की जो असिस्टेंस के लिए यानी कि क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं स्पिंडल अपरेटस, विच इज प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन द सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन। तो हम सेंट्रियोल की डेफिनेशन कुछ यूं करेंगे कि अ पेयर ऑफ माइन्यूट सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज present in cytoplasm of animal cells and is involved in the formation of spindle apparatus during cell division। सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी रिगार्डिंग टू इट्स अकरेंस। अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ये पाया जाता है एनिमल सेल्स में, तकरीबन हर एनिमल सेल में ये पाया जाता है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिसके अंदर ये पाया जाएगा, और वो प्लांट्स जो कि लोअर होंगे, लोअर प्लांट्स से मुराद लेस डेवलप्ड प्लांट्स सच एज ब्रायोफाइट्स, उसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा। लेकिन जो हायर एनिमल्स हैं, फुली डेवलप्ड या एडवांस्ड किस्म के एनिमल्स हैं, सॉरी प्लांट्स, उसके अंदर ये एब्सेंट होगा। एंड के ऊपर हम ये कहेंगे कि अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो सेल के अंदर न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसके एक्सटीरियर सरफेस के साथ पाया जाएगा। दो किस्म की सरफेसेस होंगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। एक्सटीरियर सरफेस वो होगी जो कि साइटोप्लाज्म को फेस कर रही है, इंटीरियर सरफेस वो होगी जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म को फेस कर रही है, और न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के एक्सटीरियर सरफेस के साथ पाए जाते हैं सेंट्रियोल्स। थर्ड पॉइंट हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है। सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि एक सेल के अंदर सेंट्रियोल का पेयर पाया जाता है, और इस पेयर के दोनों मेंबर्स आपस में राइट एंगल पे पाए जाते हैं। सपोज दैट अगर ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, तो इनका पेयर कुछ इस तरह से अरेंज होगा कि दोनों मेंबर्स के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ये वाला जो एंगल हमारे पास आएगा ये 90 डिग्री का होगा, जिसे हम कहते हैं राइट एंगल। पॉइंट 2 हम ये कहेंगे कि सेल के अंदर जहां पर ये पेयर पाया जाएगा सेंट्रियोल का, इसके बाहर एक मैस होगा डेंस मटेरियल का, जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, सपोज दैट हमारे पास एक सेल है, ये सबसे बाहर इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, ये इसकी न्यूक्लियर इन्वेलप होगी जिसके अंदर क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, बाहर इसका जो साइटोप्लाज्म वाला रीजन है उसके अंदर ये दो जो मैंने सेंट्रियोल्स ड्रा किए हैं ये आपस में राइट एंगल पर हैं, और इसके साथ जो रेड कलर का डेंस मटेरियल है वो क्या होगा, इसका सेंट्रोसोम। ठीक हो गया। अब अगर हम हर सेंट्रियोल का क्रॉस सेक्शन जो पोर्शन है अगर हम उसे स्टडी करें, क्रॉस सेक्शन पोर्शन से मुराद सपोज दैट अगर एक ये सेंट्रियोल है, इसको कट करके सपोज दैट ये हमने इसे कट किया, अब जो ये वाला इसका पोर्शन है इसको स्टडी करने लगे। अगर हम एनालिसिस करें सेंट्रियोल के क्रॉस सेक्शन का तो हम ये देखते हैं कि हर सेंट्रियोल के अंदर 9 सेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और हर सेट फर्दर कंपोज्ड होता है 3 ट्यूब्यूल से। ये देखें, सपोज दैट ये एक सेंट्रियोल का हमने क्रॉस सेक्शन ड्रा किया, उसके अंदर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 सेट्स हैं, और हर सेट के अंदर फर्दर 3 ट्यूब्यूल्स पाए गए हैं, और ये हमारे पास माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं जो कि सेंट्रियोल बना रहे हैं। और फोर्थ पॉइंट हम यही कहेंगे कि सेंट्रियोल की पूरी लेंथ के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल रन करेगा। माइक्रोट्यूब्यूल रन्स अक्रॉस द एंटायर लेंथ ऑफ सेंट्रियोल। ये हमारे पास था सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। लास्ट में हम इसके फंक्शंस डिस्क्राइब करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स प्राइमरली 3 टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला है जी फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपरेटस। ये स्पिंडल अपरेटस को हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम सेंट्रियोल्स के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फंक्शन जो सेंट्रियोल प्ले करेगा दैट इज रिगार्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपरेटस, यानी कि सेल के अंदर स्पिंडल अपरेटस की फॉर्मेशन में सेंट्रियोल इन्वॉल्व होते हैं। अब थोड़ा सा हम इसे डिस्क्राइब करते हैं कि होता क्या है। सपोज दैट हमारे पास एक सेल है, जैसे ही ये अपने आप को डिवाइड करने लगेगा तो सेल डिवीजन से पहले इंटरफेज में
ये अपने पेयर ऑफ सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन करेगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास 2 पेयर्स हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों पेयर्स आपस में सेपरेट होंगे इस तरह से कि दोनों ऑपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे। एक इस पोल पे आ जाएगा, दूसरा इस पोल के। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जब भी सेल डिवीजन स्टार्ट होने लगेगी तो उसके अंदर जो प्रो फेज होगा, जो पहला फेज है सेल डिवीजन का, उसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसमेंटल होना स्टार्ट हो जाएगी, उसके फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही क्रोमोसोम्स जिनकी डुप्लीकेशन एस फेज में यानी कि सिंथेसिस फेज में हो चुकी है, वो अब हमें विजिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी क्वाइलिंग हो चुकी होगी। हमें क्रोमोसोम्स अब सेल के अंदर नजर आने लग जाएंगे, जबकि इससे पहले इंटरफेज में नजर नहीं आएंगे। उसके रिजल्ट में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। स्पिंडल फाइबर्स के अंदर हमारे पास 3 टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाते हैं। अब इसमें से जो ब्लैक कलर के माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं ना टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, उसे हम एस्टर कहते हैं या एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल भी कहते हैं। उसके अलावा जो ग्रीन कलर के शो हो रहे हैं, इसके अंदर 2 टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि दोनों पोल से निकलकर आपस में अटैच हो रहे हैं, उन्हें हम पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहेंगे। जैसे कि ये हमारे पास आ गए, ये हमारे पास आ गए पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि साइटो सेल के क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर के ऊपर जाकर अटैच होंगे, उन्हें हम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहेंगे। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है, इसे हम स्पिंडल अपरेटस कहते हैं। एक्चुअली स्पिंडल जो वर्ड है ना, इससे मुराद है एक शेप, जैसे हम कहते हैं सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इस तरह से ऐसी शेप जो सेंटर में थिक हो और उसके दोनों एंड्स बारीक हो, थिन हो, उसे हम कहते हैं स्पिंडल शेप। जैसे कि ये स्ट्रक्चर जो अपरेटस हमारे पास बना है, ये सेंटर में थिक है और इसके दोनों एंड्स थिन है, इस वजह से हम इसे स्पिंडल अपरेटस कहते हैं। ऐसा अपरेटस जिसका स्ट्रक्चर या शेप स्पिंडल लाइक है। सेकंड फंक्शन जो सेंट्रियोल प्ले करेगा, दैट इज रिगार्डिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ क्लीवेज फ्यूरो। क्लीवेज फ्यूरो की पोजीशन को डिटरमाइन करने में सेंट्रियोल का रोल है। अब क्लीवेज फ्यूरो किसे कहते हैं और ये किस तरह से इन्वॉल्व होती है सेंट्रियोल इसकी पोजीशन में, वो देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास ना एक मेटाफेज स्टेज आएगी। उस मेटाफेज स्टेज में ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर के ऊपर अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगी एनाफेज। एनाफेज के अंदर काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करके सेल की 2 पोल्स की तरफ लेके जाएंगे, जिसके रिजल्ट में हमारे पास 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक इस एंड के ऊपर और एक इस एंड के ऊपर। कुछ इस अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि क्लीवेज फ्यूरो की पोजीशन को डिटरमाइन करने में सेंट्रियोल का रोल होता है। सपोज दैट ये हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर एनाफेज हो चुकी है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होके सेल के दोनों पोल्स की तरफ जा चुके हैं। अब होगी टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स दोबारा से डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके रिजल्ट में ये नजर नहीं आएंगे और साथ में दोनों पोल्स में इन क्रोमोसोम्स के बाहर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दोबारा से फॉर्मेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब टीलोफेज का एंडिंग पोजीशन आएगी हमारे पास, उस वक्त होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म में ने डिवाइड होना है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो था कैरियोकाइनेसिस, जिसमें सेल ने अपने न्यूक्लियस को डिवाइड किया था, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ये 2 न्यूक्लियाई बन चुके हैं। अब टाइम आ चुका है कि साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना है। अब एनिमल सेल के केस में ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फ्यूरो, और इस क्लीवेज फ्यूरो की जो पोजीशन होनी है उसको डिटरमाइन करेंगे सेंट्रियोल्स। ये 2 पोल्स जहां पर सेंट्रियोल्स होगा, बिल्कुल उसके सेंटर के अंदर बनेगी क्लीवेज फ्यूरो। एक्चुअली होता क्या है, होता यह है कि जब 2 न्यूक्लियाई बन चुके होते हैं
तो सेल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं वो इसके मिडल पोर्शन के ऊपर आकर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, और जब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो उसके रिजल्ट में सेंटर के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट होकर अंदर की तरफ धंस जाएगी, और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसे हम क्लीवेज फ्यूरो कहेंगे। और ये फ्यूरो दोनों साइड के ऊपर फर्दर इलोंगेट करेगी, और उसके रिजल्ट में जब ये फ्यूरो आपस में फ्यूज करेगी तो हमारे पास दो सेल्स बन जाएंगे। अब वो पोजीशन है जब हम कहेंगे कि सेल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो चुका है, यानी कि साइटोकाइनेसिस हो चुकी है। थर्ड पॉइंट जो रिगार्डिंग टू फंक्शंस है उसके अंदर हम ये कहेंगे कि वो सेल्स जिनके अंदर सीलिया फॉर्मेशन हो रही है उस सीलिया के बनने में भी सेंट्रियोल्स का रोल है।